नमस्कार मित्रों, डॉक्टर संजीव भानावत के चैनल में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। गुरु मंत्र हमारी इस श्रृंखला में आज आपकी मुलाकात हम करा रहे हैं मीडिया और मीडिया शिक्षा से जुड़े हुए हमारे देश के वरिष्ठ पत्रकार, वरिष्ठ मीडिया शिक्षक प्रोफेसर गोविंद सिंह। प्रोफेसर गोविंद सिंह की जो अकादमिक यात्रा है वो बहुत सारे मोड़ को पार करती हुई अंततः आप सेवानिवृत्त होते हैं भारतीय जनसंचार संस्थान से। प्रोफेसर गोविंद सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन हमारे इस कार्यक्रम में आपका। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आपने मुझे इस चैनल में मौका दिया अपने, और जी आपके तमाम श्रोताओं को इसी बहाने यूं तो आपसे परिचय बहुत लंबा है, लेकिन कुछ व्यक्तिगत बातचीत, आपकी पूरी यात्रा, उसके बारे में हम आपसे बातचीत करेंगे। आपकी जो पूरी अकादमिक यात्रा है वो तो उपलब्धि मूलक रही है। सभी परीक्षाओं में आपने अपनी योग्यता, प्रतिभा और क्षमता की छाप छोड़ी है। पंजाब विश्वविद्यालय से आपने स्वर्ण पदक प्राप्त किया, हिंदी में एमए, एमफिल और पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। तो आपका जो करियर है वो पत्रकारिता से शुरू होता है। वहां आने से पहले थोड़ा सा हम ये जानना चाहेंगे, आपका जन्म कौन से क्षेत्र में हुआ, किस तरह का परिवेश आपको अपने बचपन में मिला, किस तरह की आपकी पढ़ाई हुई, माता पिता से किस प्रकार की प्रेरणा मिली। तो आज जीवन के जब आप 65 वर्ष पूरे कर चुके हैं, तो जब अपने बचपन को याद करते हैं तो बचपन किस रूप से आप याद करते हैं, उसकी कुछ मधुर स्मृतियां हो या खट्टी मीठी स्मृतियां हो, वो हमारे साथ साझा करें। जी धन्यवाद, बहुत बहुत। असल में जो बचपन की जो कड़वी यादें हैं वही आगे चल करके मधुर बन जाती हैं। जी बचपन में तो बहुत कड़वी होती है, मगर आगे चल करके धीरे धीरे वो अच्छी लगने लगती हैं, क्योंकि यदि वो ना आई होती तो शायद हम इस मुकाम तक नहीं पहुंच पाते। बिल्कुल। तो मेरा जन्म जो है उत्तराखंड, आज के उत्तराखंड राज्य के जो अंतिम जिला है हमारा पिथौरागढ़, पिथौरागढ़ के एक छोटे से गांव में हुआ। पिथौरागढ़ से भी करीब 50-60 किलोमीटर दूर है। काफी हद तक उन दिनों तो पैदल ही जाना पड़ता था। और अब जो है मेरे गांव में अभी भी सड़क नहीं पहुंची है ठीक से, लेकिन यह है कि अब 1-2 किलोमीटर दूर तक अब हम लोग गाड़ी से जा सकते हैं। तो एक तरह से दूरस्थ गांव आप मान लीजिए, जहां विकास की हवा अभी तक नहीं पहुंची है। और जब हमारा बचपन जो हमारा था तब तो खैर नहीं थी, जो आधुनिक विकास जिसको कहते हैं वो एक तरह से नहीं था। तो पिथौरागढ़ जिले के सौगांव नाम का एक गांव है। 100 गांव है। 100 गांव का मतलब 100 विलेज नहीं है। 100 गांव मतलब उस गांव में कभी शाह लोग रहा करते थे। तो वहां स्थानीय भाषा में शाह लोगों को सौजू बोलते हैं। शाहजी न कह करके सौजू कह देते हैं। अच्छा, वो 100 लोगों का वो गांव था। और कभी किसी जमाने में, मतलब कोई 500-700 साल पहले वो लोग वहां रहे होंगे, इसलिए उस गांव का नाम ये पड़ा। और उसके बाद जो है हमारे जो पूर्वज हैं वो उस गांव में आए और वहां रहने लगे। तो पहाड़ों का जीवन बड़ा कठिन होता है, बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि खेती बाड़ी पर ही निर्भरता होती है या वन्य जीवन पर निर्भरता होती है। जो कुछ वनों से मिल गया या खेती, जहाँ सिंचाई नहीं होती थी, जो भी खेती से मिल गया, वर्षा पर आधारित जो है जो खेत होते थे, उन्हीं से एक तरह से जो मिल गया वही हम लोगों ने जीवन उस पर निर्भर कर लिया। तो वो भी सीढ़ीदार खेत होते हैं, और हर बार बरसात आती है तो खेत के जो दीवारें हैं, जो मेढ़े हैं, वो गिर जाती हैं। और फिर उसके बाद अगले साल फिर उनको बनाना पड़ता था। तो बड़ा कठिन एक तरह से जीवन था। मेरे पिताजी जो है वो द्वितीय महायुद्ध में बर्मा में थे, और द्वितीय महायुद्ध में उन्होंने लड़ाई लड़ी, और वो एक तरह से चीन के घेरेबंदी में थे, प्रिजनर ऑफ वार थे। और लगभग मेरे पिताजी की शादी करीब 18-20 साल में हुई होगी, और तब मेरी माँ की उम्र 11 साल थी। और शादी के कुछ ही दिनों के बाद वो चले गए फौज में भर्ती होने के लिए। फौज में भर्ती हो गए, और उसके बाद सीधा देखिए, अब फौज में भर्ती होने के लिए भी हमारे गांव से लगभग 8 दिन पैदल चल करके वो काठगोदाम तक पहुंचे।
अच्छा। 8 दिन की पैदल यात्रा तय करके काठगोदाम पहुंचे और काठगोदाम से फिर ट्रेन या बस में जैसे भी हो बैठ करके लखनऊ पहुंचे और लखनऊ में फौज में भर्ती हुए और बर्मा भेज दिए गए। उस समय युद्ध महायुद्ध चल रहा था, शुरू हो गया था, तो वहां पहुंच गए। और फिर उसके बाद जो है उत्तरी बर्मा के किसी इलाके में वो प्रिजनर ऑफ वार बन गए और लगभग 12 साल तक वो लापता रहे। और बिल्कुल लापता रहे, कुछ पता नहीं था। मेरे गांव में ये था कि जो चिट्ठी आती थी सरकार की तरफ से कि वो लापता हैं और संभवतः नहीं रहे। हम्म। तो मेरी माँ के नाम एक दो बार पेंशन भी आ गई थी अच्छा। और एक दो बार तो लापता की पेंशन आई थी। तो पेंशन आने के बाद एक बार सरकार ने ये प्रस्ताव रखा मेरी माँ के सामने कि आप जो है वो उनका देहांत हो चुका है और पेंशन ले लीजिए स्थायी तौर पर। जी। तो मेरी माँ ने कहा नहीं, मेरी आत्मा नहीं मान रही है और मेरे ख्याल से वो अभी जीवित होंगे। हम्म। तो उन्होंने पेंशन स्वीकार नहीं की। अच्छा। पेंशन आई और वापस चली गई। और फिर उसके बाद जो है समझिए कि 1948 में ये सूचना आई कि वो जीवित है। वाह। तो मतलब ऐसी स्थिति में क्या होता है सर, जैसे लापता यदि घोषित हो जाते हैं तो सरकार की ओर से जो सुविधाएं या वेतन मिलता है उसको रोक दिया जाता है? नहीं, वो असल में लापता वाले तो लापता के दौर में कुछ दो बार उनको पेंशन मिली है, बहुत अच्छा। मामूली 5-7 रुपए की पेंशन मिली है। हम्म। लेकिन बाद में जो है ये होता था कि ये मान लिया गया कि वो अब नहीं आएंगे, लापता हो गए यानी मृत्यु हो गई, तो ठीक है। तब जो है पेंशन मिल जाती है। तो वो पिछला पूरा बैकलॉग पूरा करता है 12 साल का, या जितने साल शायद लापता है? शायद शायद मिलता होगा, मुझे अच्छा ठीक अच्छा से अच्छा। आइडिया नहीं है। ठीक है। लेकिन लापता को भी मृतक मान करके पेंशन हो जाती है। जी। तो वो चूंकि अभी ये मुझे इसलिए मालूम है क्योंकि हमारे एक साथी लापता हो गए हैं, मतलब दिल्ली में एक पत्रकार साथी नलिन, आप जानते होंगे, नलिन नलिन चौहान। नलिन चौहान, तो आप ही के प्रदेश के वो रहे हैं। हाँ हाँ, और मेरा संपर्क था उनके उनसे, घर हाँ। में अब पेंशन वेंशन आने लग गई है, ऐसा मैंने सुना अच्छा है। अच्छा अच्छा। जी। तो यही होता होगा। और आजादी के बाद तो नियमों में काफी बदलाव हो गया होगा ना, आप तो बात कर रहे हैं बहुत पुरानी, हाँ बिल्कुल, 60 साल पुरानी 1948 तो। में मालूम जी। पड़ा, हमारे गांव के एक और आदमी बर्मा में उनको रंगून में मिल गए कहीं से। जी। तो उन्होंने बताया कि ये यही हैं और उन्होंने प्रेरित किया कि तुम घर जाओ। घर आए बाद में 1950 के आसपास घर आए और फिर उसके बाद जो है बच्चे पैदा हुए। ओ। यानी मेरी सबसे बड़ी बहन, फिर मेरे भाई और फिर मैं, हम 3 लोग बाद में पैदा हुए। मैं सबसे छोटा हूँ अपने परिवार का। हम्म। तो मेरी माँ ने काफी कष्ट झेला, बचपन में भी कष्ट झेला और उसके बाद भी कष्ट बहुत झेला, क्योंकि पिताजी आ तो गए थे लेकिन वो स्वस्थ नहीं थे पूरी तरह से। हम्म। क्योंकि वो 5-7 साल तक जंगलों में ही भटकते रहे थे। अच्छा। उत्तरी बर्मा से रंगून पहुंचने तक वो नदी, इरावती नदी के किनारे किनारे कहते थे कि मैं कभी गांव में, कभी कहीं कहीं, जो भी मिल गया वो खा लिया। और इस तरह से वो पहुंचे थे रंगून में, जहां कुछ काम कर रहे थे, कुछ मजदूरी मजदूरी कर रहे थे, तो हमारे गांव के एक आदमी ने पहचान लिया जी। और तब उन्होंने सूचना दी कि वो जीवित है करके। हम्म। तो ये मेरी माँ का असल में ज्यादा संघर्ष है, वो तो खैर झेल ही रहे थे, लेकिन जी। माँ जो है, माँ के सामने कई शादी के प्रस्ताव आए इस हम्म। बीच जो है, और उन्होंने ठुकरा दिए। उन्होंने कहा नहीं, मेरा पति संभवतः जीवित जीवित, है। जी। मेरी आत्मा जो है वो नहीं मान रही है कि मैं उनको मृतक मान लूं। तो वो उन्होंने किया और उसके बाद जो है तबीयत खराब रहती थी और 1967 में मेरे पिताजी की मृत्यु हो गई। वो बहुत छोटे होंगे आप उस समय? अब मैं 8 साल का था, जी। 8वें साल में प्रवेश किया था और मेरे बड़े भाई जो है वो 13-14 साल के थे, उन्होंने 8वीं क्लास पास कर ली थी। जी। और उनसे बड़ी, सबसे बड़ी बहन दीदी हमारी थी जो 15 साल की अवस्था में उनकी शादी कर दी थी पिताजी ने। हम्म। तो इस तरह से जो है वो जीवन रहा। और जब मेरे पिताजी का देहांत हुआ तब भी हमारे आर्थिक हालत बहुत खराब थी, बहुत जी। खराब थी। और भाई को नौकरी छोड़नी, मतलब पढ़ाई छोड़नी पड़ी जी। 8वीं के बाद, मतलब समझिए। 8वीं के बाद ही कमाने की सोचा उन्होंने, कहीं कुछ। हाँ, उन्होंने उसके बाद ही प्रयास करना शुरू कर दिया और फिर बाद में वो चंडीगढ़ चले गए और चंडीगढ़ में कुछ काम करने लगे वहाँ। 10वीं पास करके, 10th पास करके मैं भी उनके साथ हो लिया
और इस तरह से मेरी पढ़ाई जो है फिर बचपन में स्कूल में पढ़ाई अपने गांव के स्कूल में हुई। फिर उसके बाद थोड़ा सा मिडिल क्लास जो है 6वीं से 8वीं तक एक और स्कूल जहां हम लोग थोड़ा दूर जो है जाते थे। और 9वीं 10वीं यानी 10th जो हाई स्कूल की परीक्षा है वो एक दूसरे गांव में दूसरे कस्बे में जाकर के पढ़ाई की। वहां हम लोग डेरा करके रखते थे, अच्छा। मतलब एक कमरा किराए में लेकर के रहते थे। और जी। सोचिए कि मैं जो है 9वीं क्लास का लड़का और अपना खाना स्वयं बनाता था 9वीं क्लास में। और जंगल से लकड़ी उकड़ी खुद लेके आते थे और वो लकड़ी से आग जलाते थे, क्योंकि गैस वैस की सुविधा नहीं थी, गैस या मिट्टी तेल भी की सुविधा भी नहीं थी। और वैसे ही हम लोग खाना वाना अपना बनाते थे और किसी तरह से जीवन कटा। और 10वीं के बाद में चंडीगढ़ आ गया अपने बड़े भाई के साथ। जी। तो सर, जो आपका जीवन रहा, जैसे पहाड़ी जीवन की उन सारी चुनौतियों को आपने सहन किया, फिर बिल्कुल। आर्थिक परेशानियों के कारण आप गांव छोड़ करके चंडीगढ़ आए और वहां के स्कूलों में आपने जैसे जैसे पढ़ाई की, फिर आता है 10वीं का समय जब आपको कोई विषय लेना पड़ता है। और उस समय तो मुख्य 3 धाराएं थी, साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स। जी जी। तब आपने आर्ट्स ही लिया होगा मेरे ख्याल, जब एमए हिंदी में किया, या साइंस में? मैं 10वीं 8वीं के बाद ही हमारे यहाँ चॉइस होती थी साइंस या नाइन्थ आर्ट्स में, की। हाँ, नाइन्थ में लेना पड़ता था कॉमर्स उसको। तो नहीं था, लेकिन साइंस और आर्ट्स की थी। और मेरे नंबर चूंकि 8वीं में ज्यादा थे, जी। इसलिए मुझे साइंस मिल गई थी। अच्छा, अच्छा, अच्छा। साइंस मिल गई थी और 9वीं 10वीं में साइंस मिल गई। फिर साइंस बायोलॉजी लिया या मैथमेटिक्स लिया, मतलब डॉक्टर बनने बायोलॉजी की सोच? बायोलॉजी बायोलॉजी बायोलॉजी। से डॉक्टर बनने की सोची, मतलब? जी 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 जी, बायोलॉजी अच्छा। लिया और बायोलॉजी में मैं ठीक ठाक था। जी। और फिर उसके बाद वहां से चंडीगढ़ आए तो 11वीं में, लेकिन तब तक वहां एडमिशन चालू हो गए थे और मेरा सर्टिफिकेट गांव से नहीं आया था। अच्छा। तो वहां साइंस नहीं मिला और किसी तरह से मैंने कहा जो भी मिल रहा है वो ले लो। और एक ऐसे स्कूल में कॉलेज में एडमिशन मिला जहां जो उसी साल शुरू हुआ था, एसडी अच्छा। कॉलेज चंडीगढ़ का। हम्म। तो वहां एक एक मकान में कोठी में वो स्कूल कॉलेज चल रहा था। और वहां जो है एडमिशन, उन्होंने कहा कोई बात नहीं, सर्टिफिकेट नहीं भी है तो बाद में ला देना। अच्छा। और इस तरह से मेरा एडमिशन 11वीं में हो गया। और उसके बाद ठीक ठाक ही करीब करीब, मतलब संघर्ष तो हुआ। दूसरे शहर में जाने के बाद काफी कुछ चीजें बदल जाती हैं। और बहुत सारे जो अध्यापक थे वो सरदार थे। तो सरदार लोग जब पढ़ाते थे, और खास करके अंग्रेजी वाले एक शिक्षक हमारे थे, तो जब पढ़ाते थे तो वो दाढ़ी मूछों में ही शब्द अटक जाते थे। अब मुझे कुछ समझ में नहीं आता था। अच्छा। जी। तो बड़ा मुश्किल होता था। और बड़ी मुश्किल से खैर किसी तरह से 11वीं पास हुई। फिर गवर्नमेंट कॉलेज वहाँ का एक अच्छा कॉलेज था चंडीगढ़ का, हम्म। वहां मैंने एडमिशन लिया 12वीं क्लास के बाद। वो प्री यूनिवर्सिटी और उसके बाद 3 इयर्स डिग्री कोर्स जी। होता था। वहां एडमिशन लिया और ठीक ठाक रहा कि 12वीं में मैं बहुत मतलब एक तरह से समझ लीजिए कि एक किंग कर्तव्य विमूढ़ जैसा आदमी हो जाता है, गांव से आया हुआ और एकदम शहर की चकाचौंध। गांव में हम हम्म। झोपड़ी वाले स्कूल में रहते थे जहाँ मतलब पानी टपकता था। स्कूल में पानी टपकता था और मतलब ज्यादा बारिश हो जाए तो 5वीं क्लास तक का मुझे याद है, तो हमारी जो टीचर थी वो बीच में खड़ी हो जाती थी और बच्चे सब उनके इर्द गिर्द खड़े हो जाते जहां पर पानी नहीं टपकता था। तो अच्छा। सारे बच्चे ऐसे जो है वो उनके साथ चिपक जाते थे जी। और बीच में वो खड़ी हो जाते। बड़ा दृश्य अद्भुत, वो जैसे गोवर्धन पर्वत वाला दृश्य जी। 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 आपको याद आता होगा, ठीक हाँ, उसी हाँ, तरह का बिल्कुल। दृश्य। तो सर, इन चुनौतियों के बीच में जब आपने अपनी सारी पढ़ाई की, तो उस समय उस किशोर गोविंद सिंह के मन में किस तरह के भाव उमड़ते थे कि मुझे अल्टीमेटली करना क्या है? पिताजी सेना में थे, कभी ऐसा लगा कि मैं सेना की ओर चला जाऊं, या आपकी साहित्यिक सांस्कृतिक क्षेत्रों में कुछ रुचि थी, या पत्रकारिता की एक झलक, या कहीं आपने सोचा, मतलब स्कूल का वो जो आपका पढ़ाई के अलावा जो एक क्षेत्र था, वो किस तरह का था उस समय? देखिए जो बचपन में गांव का जो स्कूल था वहां में काफी होनहार विद्यार्थी था। जी। चंडीगढ़ आने के बाद चूंकि एकदम से बदल गया था माहौल, और हम्म। वहाँ अंग्रेजी माध्यम ज्यादा चलता था कॉलेजेस में। हिंदी में एग्जाम लिखने की छूट थी, लेकिन बाकी जो है अंग्रेजी माध्यम पढ़ाई था। अंग्रेजी में होती थी, तो जी। हमारी समझ से परे था तब। हम्म।
तो इसलिए जो है मुश्किल तो होती थी, पर तमन्ना बहुत थी, मतलब आगे बढ़ने की। अब मैं ये जी। भी कर सकता हूँ, मैं वो भी कर सकता हूँ, तमाम तरह के एक्टिविटीज में भाग लेना। और हिंदी मैंने विषय, मेरे पास हिंदी विषय था ही नहीं असल में बीए फर्स्ट ईयर तक। अच्छा। तो लेकिन मैं भाग लेता था हर एक चीज में, मतलब निबंध प्रतियोगिता में भी भाग ले रहा हूँ, कविता प्रतियोगिता में भाग ले रहा हूँ, कहानी में भी भाग ले रहा हूँ, हम्म। डिबेट में भी भाग ले रहा हूँ। भले ही आए कुछ नहीं, जी हाँ, लेकिन लेकिन सक्रिय थे आप सभी तरफ। जी। भाग लेना है, उसी बहाने से उस चीज को सीख लेना है। जी। तो जब बीए सेकंड ईयर में गया, तो सेकंड ईयर और फाइनल 2 साल का मिला करके हमारे वहाँ बीए ऑनर्स हुआ करता था। जी। तो बीए ऑनर्स लेते थे लोग जो बीए सेकंड ईयर में पहुंचे हों। तो उसके लिए नियम ये था कि बीए फर्स्ट ईयर में उस विषय में आपके 55% से ज्यादा नंबर आए होने चाहिए। हम्म। तो एक दिन मुझे हमारे हिंदी के प्रोफेसर मिले, जिनका नाम महेंद्र प्रताप था। अच्छे कवि थे, बहुत बढ़िया कविताएं लिखते थे। और उन्होंने मुझे देखा और उन्होंने कहा कि बेटा तेरे पास विषय क्या क्या है, क्या क्या विषय तुमने बीए सेकंड ईयर में लिए। मैंने कहा कि सर मेरे पास इकोनॉमिक्स और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, और इंग्लिश तो थी ही वहाँ। तो उन्होंने कहा कि तुमने हिंदी क्यों नहीं लिया। मैंने अच्छा। कहा कि दो बातें हैं, एक तो मेरा विषय जो है वो बीए फर्स्ट ईयर में हिंदी नहीं था, और दूसरा हिंदी से नौकरी नहीं मिलती है, ऐसा मुझे लोगों ने कहा, जी। सिखाया है। तो उनको बड़ा अजीब लगा, उन्होंने कहा कि ऐसा है कि ऐसा नहीं है, हिंदी में भी नौकरी मिल सकती है, और तुमको हिंदी के बारे में सोचना चाहिए। वो हम्म। मुझे किसी निबंध प्रतियोगिता में, उन्होंने, मेरा फर्स्ट प्राइज आया था, बीए फर्स्ट ईयर में था, तो वो अच्छा। मेरी राइटिंग वगैरह देखी थी उन्होंने। जी। तो उन्होंने कहा कि तुमको हिंदी लेना चाहिए, और काफी समझाया उन्होंने मुझे। और उन्होंने कहा कि फिर कहा कि मैं तुमको ऑनर्स भी दिलवा दूंगा। अच्छा। मैंने कहा कि लेकिन ऑनर्स तो मैंने सुना है कि मिलता नहीं, वो तो बीए फर्स्ट ईयर में उस विषय में मेरे पास 55% से अधिक नंबर होने चाहिए, तब हम्म। मिल जाएगा। उन्होंने कहा उसकी बात छोड़ दो, मैं तुमको दिलवा दूंगा, तुम जो है वो आ जाओ। तो मैंने कहा सर मैं अभी जरा अपने घर में जाकर के अपने बड़े भाई से पूछूंगा, तब आपको कल परसों बताता हूँ। तो दूसरे दिन अपने भाई से मिला, मैं भाई को ने कहा कि भाई मुझे तो कुछ पता नहीं इसके बारे में, तू जान अपनी पढ़ाई। सही बात है। तो इस तरह से जो है जी। मैं दूसरे दिन गया, और मैं उनसे मिला ही नहीं, उन टीचर महेंद्र प्रताप जी से। अच्छा। तो महेंद्र प्रताप जी ने उस दिन ऐसी आई गई बात होगी, तीसरे दिन फिर मुझे पकड़ लिया सीढ़ियों पर चढ़ते हुए। जी। कहा कि तुमने बताया नहीं, क्या तुम आए नहीं। तब तक मतलब लगभग 15 दिन हो चुके थे पढ़ाई को। अच्छा। तो उनके पास ऑनर्स में अच्छे विद्यार्थी नहीं थे, असल में समस्या ये थी। हम्म। एक लड़का था जो मॉरिशस का रहने वाला था, वो मेरे से करीब दुगनी उम्र का था, वो वहाँ टीचर था, वहां से यहाँ आ गया था स्कॉलरशिप में। अच्छा। तो इसलिए जो है वो महेंद्र प्रताप जी ने कहा कि भाई तुम आ जाओ। तो उन्होंने एक और तर्क दिया, उन्होंने कहा कि ऐसा है कि तुम इकोनॉमिक्स या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन लोगे और उसमें थर्ड डिवीजन आएगी एमए में, तो तुम क्लर्क बनोगे, तुमको क्लर्क की भी नहीं मिलेगी, बड़ी मुश्किल से तुम धक्के खाओगे। तुमको हिंदी में फर्स्ट डिवीजन आ जाएगी तो तुम लेक्चरर बन जाओगे सीधा। अच्छा। तो ये उन्होंने बड़ा जबरदस्त ल्यूक्रेटिव तर्क दिया एक तरह से, और तुम आ जाओ। फिर मैं दूसरे दिन उनकी क्लास में, नहीं नहीं, उन्होंने मुझे पकड़ लिया और उन्होंने हाथ पकड़ कर अपनी क्लास में ले गए। और मैंने कहा सर वो जो मेरे सर हैं जो दूसरे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वाले, वो नाराज हो जाएंगे और वो डांटेंगे मुझे। उन्होंने कहा कि उसकी भी चिंता तुम छोड़ दो। वो मुझे अपने क्लास में ले गए, वहां से उन्होंने, उनके कमरे में फोन था, बाकी कमरों में नहीं था, लेकिन बड़े पावरफुल आदमी थे वो। अच्छा। और उनके कमरे में फोन था, उन्होंने इंटरकॉम से उन सज्जन को, डीपी सिंह नाम के सरदार जी थे, उनको कहा भाई डीपी सिंह ऐसा है कि तुम्हारा विद्यार्थी मैंने ले लिया, अब तुम अटेंडेंस उसकी मत लगाना। अच्छा। इस तरह से मैं हिंदी में आ गया, और संयोग से बीए ऑनर्स में मुझे स्वर्ण पदक मिला पूरे विश्वविद्यालय में, और कई कई साल के बाद, लगभग 10 साल के बाद हमारे कॉलेज में वो स्वर्ण पदक मिला था। अच्छा। 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 तो बड़े खुश हुए लोग। ये और आपका बीए तक का था, तब तक आपने सोचा नहीं आपने कि मुझे किधर जाना है? जब
टीचिंग का उन्होंने आपको ऑप्शन दिया तो आपको लगा होगा मैं टीचिंग में जाऊं। जी जी जी, एक एक ये ऑप्शन था। जी। और दूसरा, बीए सेकंड ईयर फाइनल पहुंचते पहुंचते मुझे अखबारों से संपर्क हो गया था। अच्छा अच्छा अच्छा। अखबार लाइब्रेरी में, रीडिंग रूम में बैठ करके हम लोग अखबार पढ़ते थे। वो खुद महेंद्र प्रताप जी बड़े अखबार प्रेमी थे और अखबार को बकायदा नोट करके, बकायदा अंडरलाइन करके पढ़ा करते थे। अच्छा। अब अखबार को अंडरलाइन करके पढ़ते थे और घर में बहुत संभाल करके रखते थे। अखबारों के इतने बंडल उनके पास मिलते थे, बड़े अखबार प्रेमी आदमी थे वो। तो उनके ही संसर्ग में एक तरह से कहा जा सकता है कि अखबार में पत्रकारिता की नींव पड़ी। 1975 की बात है, जब इंडिया टुडे शुरू हुआ तो हम लाइब्रेरी में बैठे हुए थे, रीडिंग रीडिंग रूम में। तो एक लड़का बड़े हाई हाई बड़े अच्छे स्कूल का पढ़ा हुआ मेरे पास आया। वो मुझे रोज देखता था, बोले कि ये मैगजीन देखी, इंडिया टुडे के बारे में बता रहा था। तो मैंने कहा कि भाई मैंने तो नहीं देखी, मैं जानता भी नहीं क्या है ये। तो उसने कहा कि ये इंडिया टुडे है, ये ऐसी मैगजीन है जो टाइम मैगजीन की तरह की मैगजीन है हिंदुस्तान में। तो मैंने अच्छा कहा वो टाइम क्या चीज है? उसने कहा ये अमेरिका की सबसे बड़ी मैगजीन है। अच्छा। तो वो नाभा में पंजाब पब्लिक स्कूल है, जहाँ बड़े अमीर लोगों के बच्चे पढ़ा करते थे। हम्म। उस स्कूल का रेजिडेंशियल स्कूल था, वहां से पढ़ के आया हुआ था, तो वो जानता था ये सब बातें। उसने मुझे समझाया कि ये ऐसा है। फिर बाद में मालूम पड़ा कि पत्रकारिता भी, जर्नलिज्म भी एक पेशा होता है। और हम्म। किसी करियर की मैगजीन में मैंने पढ़ा कि एक पेशा जर्नलिज्म भी होता है और इसमें बड़ा अच्छा संभावना है, और राष्ट्र की मुख्य धारा में वो आदमी रहता है। तो जी। ये पता अच्छा चला ये कि सब जो आप बात कर रहे हैं सेकेंड ईयर थर्ड ईयर की, ये कौन सा वर्ष था उस समय लगभग? ये 1975, 76, 77। अच्छा 1975 76। जी 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 क्योंकि चंडीगढ़ का जो डिपार्टमेंट है वो देश में सबसे पुराना डिपार्टमेंट है पत्रकारिता का, जी 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 और डॉक्टर पीपी सिंह ने एस्टेब्लिश किया था। जी जी जी, तो बिल्कुल उस सही बात। समय पत्रकारिता में प्रवेश लेने की इच्छा नहीं हुई फिर आपकी ग्रेजुएशन के बाद? ग्रेजुएशन के बाद जो है, मैं चूंकि फर्स्ट आया था, तो मेरे एक टीचर ने कहा कि भाई तुमको सीधा यूनिवर्सिटी का मेरिट स्कॉलरशिप मिल जाएगा अच्छा। और उसमें तुम जाओ, एमए हिंदी करो। अब इससे हम्म। पहले मैं जो है, वो जो आपने फौज वाली बात कही, आर्मी, हर अच्छा पहाड़ अच्छा। का बच्चा जो है उसकी तमन्ना होती है आर्मी में जाने की। हम्म। और आर्मी में अफसर बन जाए तो और बड़ी बात। तो मैंने भी बीए फाइनल में था, तो मैंने कंबाइंड डिफेंस सर्विस का एग्जाम दिया, रिटर्न पास कर लिया। इंटरव्यू में गया मैं वहाँ बेंगलोर बकायदा, अच्छा। सर्विस सिलेक्शन बोर्ड में गया, और वहाँ जो है वो फेल हो गया। फिर वो बड़ा निराश होकर के मैं लौटा था, तभी मेरे टीचर ने बताया कि बेटा तू तो फर्स्ट आ गया है यूनिवर्सिटी में, और तू जा एडमिशन ले और तेरे को स्कॉलरशिप मिलेगा। मैंने कहा पैसे अब मेरे भाई जो है सपोर्ट नहीं करने वाले। उन्होंने कहा कि अब तेरे को पैसा मिलेगा 100 रुपये महीना। तो ये तो बहुत हम्म। बड़ी अमाउंट थी, क्योंकि फीस जो है 25 रुपए ही थी एमए जी। फर्स्ट ईयर में। हम्म। तो मैं वो उन्होंने तुरंत चिट लिखी, और हेड ऑफ द डिपार्टमेंट जो थे उस समय, धर्मपाल मैनी जी, हम्म। उनके पास चिट्ठी लिखी और कहा कि तो अभी जा। और एडमिशन वहाँ एमए फर्स्ट ईयर में एडमिशन हुए 15 दिन हो चुके थे वहाँ भी। और मैं वहां गया और उन्होंने कहा कल सुबह आना, कल बात करेंगे। कल एक हमने और मीटिंग बुलाई है एडमिशन कमेटी की, उसी में तुम्हारा भी कर देंगे। अच्छा तो दूसरे दिन मैं गया और उन्होंने मेरा एडमिशन कर दिया। इस तरह से मैं एमए फर्स्ट ईयर हिंदी में एडमिशन मैंने ले लिया। अच्छा। और पत्रकारिता में विभाग में एडमिशन लेने का थोड़ा सा इसलिए हुआ, नहीं हुआ मन, क्योंकि वो अंग्रेजी माध्यम वाला था। ओके। ठाकुर साहब वहाँ थे। हाँ 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 हाँ। हालांकि मैंने एमए करने के बाद उसका टेस्ट दिया और टेस्ट पास कर लिया था। हम्म। लेकिन चूंकि मैं एमफिल में टॉपर था मतलब एडमिशन टेस्ट का। तो हम्म। ठाकुर साहब ने खुद ही कहा कि भाई तू ऐसा कर कि ये एमए एमफिल कर ले, और ये वाला तुम डिप्लोमा कर लो कि भारतीय विद्या भवन से। ओके। वहां भी मैं ही पढ़ाता हूँ। उन्होंने बकायदा, ठाकुर साहब ने मेरी एक पर्ची लिखी और जो भारतीय विद्या भवन के प्रिंसिपल को लिख दिया कि इसको एडमिशन कर दिया जाए। ठीक वहां है। मैंने एडमिशन डिप्लोमा में लिया। एमफिल सुबह करता था, शाम को पत्रकारिता का डिप्लोमा करता था। अच्छा। ये मतलब तब बीए फाइनल करते करते तक मेरी इच्छा ये हो गई थी कि मुझे पत्रकार बनना चाहिए। हम्म। उसमें हमारे जो हिंदी के टीचर थे गवर्नमेंट कॉलेज बीए तक के,
उनका बड़ा योगदान था। और महेंद्र प्रताप जी की जिनकी आप बात कर रहे हैं, उन्हीं के कारण आप पत्रकारिता की ओर उन्मुख होते हैं। रुझान मेरा हुआ, और वो अच्छा। कहते थे कि वो राष्ट्र की मुख्य धारा है, तुम टीचर उचर बन के क्या करोगे। अच्छा। ये भी कहते थे बाद में वो, क्योंकि मेरा लिखना उनको अच्छा लगता था, और कॉलेज की पत्रिका का मुझे संपादक उन्होंने बना रखा था, मैं बहुत लिखता था उसमें, जो भी हम्म। वो कहते थे मैं तुरंत कर देता था। अच्छा, बीए एमए तक जब आए तब तक अखबारों में लिखना शुरू नहीं किया था आपने? एमए में जाकर के, एमए फर्स्ट ईयर में जब मैं पहुंचा तो मैंने एक दिन क्या हुआ कि ट्रिब्यून के संपादक को, दैनिक ट्रिब्यून शुरू हुआ था वहाँ हिंदी का, उसी साल 1978 की बात है शायद, हम्म। 15 अगस्त 1978 को शुरू हुआ। और उसके संपादक को हमारे यहाँ किसी भाषण प्रतियोगिता में मुख्य अतिथि बना करके बुलाया गया। अच्छा। तो जो उसके संयोजक थे, प्रोफेसर जो है, उन्होंने, यश गुलाटी जी, उन्होंने कहा, उन्होंने, वो मुझे जान जान गए थे थोड़ा सा, उन्होंने कहा कि इस लड़के का इंटरेस्ट रहता है लिखने उखने में, इसको भेज देता हूं। उन्होंने कहा कि तुम जा करके ट्रिब्यून के संपादक को लेके आना, साइकिल से जाना और उनके साथ कार में बैठ करके आना, और फिर उनके साथ ही कार में ही वापस जाना, वहां से अपनी साइकिल उठा लेना। जी। तो इस तरह से मैं उनके पास गया, तो अखबार पढ़ने लग गया था, तब तक काफी गहराई से पढ़ने लग गया था। तो वो कार में बैठे बैठे मैंने कहा कि अच्छा मौका है, तो मैंने कहा साहब ये अखबार में मैं भी लिखना चाहता हूँ। तो अच्छा। उन्होंने कहा अच्छा, तो बहुत बढ़िया, युवाओं के बारे में कुछ लिखो, तुम यूथ यूथ हो, और यूनिवर्सिटी में युवा कैसे रहते हैं। हम्म। तो आते ही शाम को मैं लिखने बैठ गया, और मैंने 3 पेज का लेख उनको लिख करके डाक से भेज दिया, डाक से क्या, लिफाफे में बंद करके ट्रिब्यून के गेट के बाहर देके आ गया। अच्छा। वहां से उनका 2-3 दिन के बाद एक पत्र आया उनके सहायक संपादक का, कि आपका पत्र संपादक जी को मिला, आपकी भाषा ठीक है, लेकिन इस लेख को ऐसे लिखिए आप, मतलब 8-10 बच्चों से बातचीत करके, यूथ से, तब आप इसको परिचर्चा परिचर्चा की शैली में लिख करके भेजिए। अच्छा। मेरी फिर भी समझ में नहीं आया, मैं साइकिल उठाई और वहां चला गया उनके, उन अच्छा। सज्जन से मिलने के लिए। मैंने कहा ये जो आपने लिखा है इसका क्या मतलब है। तो उन्होंने कहा कि अरे आप जो 4 लड़के 4 लड़कियां पकड़ करके उनसे बातचीत करके आपने जो विचार हैं वो उनको मिला करके ठीक है। लंबा लेख बना दो। मैंने कहा ये तो बड़ा अच्छा हुआ। तो करीब समझिए कि मैंने 8 पेज और लगभग 3 पेज का अपनी भूमिका और 1 पेज की उपसंहार मिला करके 12 पेज का लेख उनको अच्छा। 3 दिन के अंदर अंदर दे दिया। जी। और वो बड़े खुश हुए, उनका यार तुम तो बड़े लिखाड़ आदमी लगते हो। और वो अगले हफ्ते जो है लगभग आधे पेज से ज्यादा जगह पर वो अखबार में यूथ अच्छा। यूथ पर केंद्रित उनका एक पेज आता था, उसमें आधे पेज से बड़ा लेख उन्होंने मेरा छाप दिया। पहला लेख था, और लगभग मेरे ख्याल से 15 दिसंबर 1978 की बात है। अच्छा, ट्रिब्यून में छपा आपका पहला लेख? हाँ हाँ हाँ। उससे उसका पहले पारिश्रमिक भी मिला पहले होगा आपको? हैं। सर, उसका पारिश्रमिक भी मिला होगा? जी जी, 40 रुपए पारिश्रमिक मिले, और मैंने उसको खर्च नहीं किया। और मेरे कुछ मतलब जो लड़के जो हमारे मेंटर टाइप होते थे कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, उन्होंने कहा कि भाई 2 किताबें उन्होंने मुझे सुझाई, मतलब राजनीतिक रूप से थोड़ा जागृति आने लग गई थी और हम्म। पत्रकारिता की तरफ रुझान बढ़ रहा था। तो उन्होंने 2 किताबें बताई, एक सर्वोदय दर्शन थी दादा धर्माधिकारी की, अच्छा। और दूसरी अहिंसक क्रांति की प्रक्रिया। ओके। ये भी उन्हीं किसी के सर्वोदय वालों की ही किताबें थी। वो अच्छा। सर्वोदयी आदमी थे, तो उन्होंने कहा ये किताबें तुम लेके पढ़ लो। तो मैंने वास्तव में वही किताबें, लगभग 22-23 रुपए की 2 किताबें आ गई थी, जी। और वो ली मैंने, और डाक से मंगाई, और मतलब वीपीपी से जी। उसका पेमेंट किया गया। और खर्च नहीं किए वो, मैंने अपने निहित स्वार्थ के लिए खर्च नहीं किए, जी। किताब ली। सर, आज की पीढ़ी तो ये वीपीपी क्या होता है यही नहीं पता होगा उन्हें। सही बात, सही बात, अरे वो सही बात। अमेजोन से और फ्लिपकार्ट से मंगाने वाली पीढ़ी है। ये बात सही है आपकी। तो ये बड़ा रोमांच रहा आपको, इस तरह से पहला लेख छपा। फिर तो मेरे हाँ, ख्याल नियमित लिखने लगे होंगे, आपको असाइनमेंट भी मिलने लगे बिल्कुल होंगे बिल्कुल। वहां वो से। मेरे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ने उस लेख की कटिंग जो है अपने नोटिस बोर्ड पर चिपका दी, अच्छा। और बहुत खुश हुए, वो लोग भी बहुत खुश हुए। और मैं मिठाई उठाई अपने जो मूल अध्यापक थे कॉलेज के, उनके पास एक मिठाई का डिब्बा ½ किलो का
लेके गया, बहुत खुश है वो भी। उन्होंने कहा करे, और दो चार और अध्यापकों को बुला करके, हिंदी डिपार्टमेंट के जितने भी टीचर थे उनको बुला करके उन्होंने कहा कि देखो आज हमारे बच्चे का लेख छप गया है। तो सेलिब्रिटी समझ रहे होंगे तब तो अपने आप को हाँ, आप। और उसके बाद धर्मयुग में पहला पत्र जब छपा तो वो भी हाँ। हमारे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ने नोटिस बोर्ड पर लगाया था। अच्छा। धर्मयुग में, ये भी 1978-79 की बात है, जी जी। वो भी उन्होंने नोटिस बोर्ड पर लगाया था। तो पाठकों के पत्र और वो परिचर्चा के माध्यम से आपका एक तरह से पत्रकारिता में प्रवेश हुआ। जी एमए आपने किया, फिर एमफिल भी किया आपने। जी जी, एमफिल भी साथ ही साथ कर लिया था। तब तक पत्रकारिता में आपने प्रवेश नहीं किया था। नहीं, पत्रकारिता में शाम को पत्रकारिता में एमए करते करते तक मेरा ये हो गया था कि मैं पत्रकार ही बनूंगा। जी और एमफिल करने के बाद ये थोड़ा और क्लियर हो गया कि मुझे पत्रकार ही बनना है। जी मैंने इवनिंग में डिप्लोमा कर लिया था भारतीय विद्याभवन का, जहां हमारे ठाकुर साहब जो है, प्रोफेसर जी ठाकुर, जी वो जी। खुद भी पढ़ाते थे, और प्रेम कुमार जी स्टेट्समैन के वो भी पढ़ाते थे। दोनों मुझे बहुत बहुत चाहते थे। वो वहां भी इंग्लिश मीडियम था, अच्छा। और वहां भी इंग्लिश और हिंदी का झगड़ा मेरे साथ हुआ। तो वो जी। ठाकुर साहब कहते तुम पढ़ते रहो, बस कोई चिंता नहीं, बस कोई समस्या नहीं है, तुम जो भी है इंग्लिश में हो रहा तो कोई बात नहीं। वो तो इंग्लिश वाले ही थे, आप जानते हैं ठाकुर जी साहब। जी बिल्कुल बिल्कुल हाँ। और हम अपने प्रिंसिपल के पास में गया कि भाई ये हिंदी माध्यम होना चाहिए। उन्होंने कहा कि हिंदी माध्यम नहीं होगा, हम हम्म, इंग्लिश मीडियम वाले हैं। मैंने कहा लेकिन आपके प्रोस्पेक्टस में लिखा हुआ है कि इंग्लिश में भी, हिंदी में भी दे सकता है। हाँ उन्होंने हाँ। कहा कि ऐसा है कि तुम अपने रिस्क पर जो है दोगे, अच्छा हम परमिशन नहीं देंगे। फिर मैंने 20-25 लड़कों के सिग्नेचर करवाए, अच्छा। सिग्नेचर अभियान चलाया कि हिंदी माध्यम भी में भी देने की छूट होनी चाहिए। ठीक है। उन्होंने जो है, वो इंग्लिश मीडियम था, असाइनमेंट वगैरह टेस्ट वेस्ट मैंने सब इंग्लिश में पास किए, लेकिन फाइनल एग्जाम हिंदी में दिया, और वहां भी मुझे एडिटिंग के पेपर में पूरे देश भर में स्वर्ण पदक मिला। वाह, बहुत बढ़िया। वो भी अच्छा मुझे, मतलब जबकि हमारे डिपार्टमेंट ने मना कर दिया था कि हम नहीं परमिशन देंगे। अच्छा। सिग्नेचर अभियान चलाया तो उससे फिर वो मान गए, चलो ठीक है तुम दे दो, तुम बेकार लड़के हो और तुम मानते नहीं कहना, और तुम हिंदी में ही दे दो, लेकिन फेल व्यूल हुए तो हम जिम्मेदार नहीं। अच्छा। क्योंकि बम्बई से उसका होता था, कॉपी बम्बई जाती थी। हाँ 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 हाँ। और वहां जो है वो एडिटिंग के पेपर में मैंने टॉप किया। अच्छा अच्छा। तो फिर आपका जो पत्रकारिता का शुरुआत होती है वो कौन सा हुआ, ट्रिब्यून से शुरू हुई फिर आपकी। नहीं, ट्रिब्यून से नहीं हुई। मैं मुझे ये था कि पहले चूंकि एमफिल कर लिया था, लगभग कर लिया था, एमफिल का रिजल्ट नहीं आया था, तो उसी बीच जो है वो एक जगह मैंने हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन का हिंदी लेक्चरर के लिए इंटरव्यू दिया, और अच्छा, मेरा नंबर मेरिट में तीसरा था। लेक्चरशिप के लिए। हाँ, जो जितने भी एप्लीकेंट होंगे, ये हाँ मालूम पड़ा हाँ। कि मेरा मेरिट में तीसरा नंबर है, और 18 वैकेंसियां थी। ओके। लेकिन मेरा नंबर आया नहीं। उन्होंने इंटरव्यू में ही, एक तरह से बड़ा जातिवाद और बड़ा क्षेत्रवाद वहां होता था, जी। और उन्होंने जो है वो कहा कि ठीक है, देखेंगे बाद में। मैं चला आया, और मतलब लोग पैसे भी, मालूम पड़ा कि पैसे भी वहाँ मांगे जा रहे हैं। हम्म। तो खैर मेरा मोहभंग जैसा हो गया एक तरह से टीचिंग से, अच्छा अच्छा। कि ये मतलब क्या व्यवस्था से ही मोह भंग हो गया ये कहें अपन। क्योंकि हाँ जिस तरह बिल्कुल। का आपने व्यवस्था देखी और आपको संदेह हाँ रहा कि सब कुछ पारदर्शिता नहीं है वहां पर, बिल्कुल बिल्कुल है ना। बिल्कुल, हम्म। पारदर्शिता नहीं थी, तो मुझे बड़ा दुख जैसा हुआ। फिर मुझे लगा कि जहाँ पहली नौकरी मिलेगी अपने आप वहां जाएंगे। जी। तो पहली नौकरी मेरी हिंदी अनुवादक की थी। अच्छा, वो चंडीगढ़ में ही। भारत सरकार के एक हम्म, संस्थान में, देहरादून में, आईसीएआर का एक इंस्टीट्यूट था। अच्छा अच्छा। वहां पर मैं हिंदी अनुवादक बन गया। और लेकिन वो अनुवादक तो बन गया था, मगर वो मतलब नजर जो है पत्रकारिता की ही तरफ लगी हुई थी। जी। तभी एक दिन जो है वो नाई की दुकान में बैठे हुए अखबार दिखा, नवार्ड टाइम्स, उसमें वैकेंसी दिखी प्रत्यार्थी पत्रकार वाली। अच्छा अच्छा अच्छा। तो मैंने उससे मांग लिया अखबार, और रात में एप्लीकेशन बना करके भेज दी टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप को। जी। और फिर जो है वो सिलेक्शन हो गया। अच्छा, तो बहुत नव भारत टाइम से शुरू है। टफ था, मतलब एक तरह से टाइम्स ऑफ इंडिया में ट्रेनी बनना बहुत टफ होता था, क्योंकि जी। सारे देश में रिटन टेस्ट होता था। फिर उसके बाद जो है फाइनल इंटरव्यू, एक प्रिलिमिनरी इंटरव्यू दिल्ली में या बम्बई में होता था। फिर हम्म। उसमें जो छांटे हुए लड़के हैं उनको बम्बई में
फाइनल इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता था। अच्छा और 4 वैकेंसी केवल थी, 4 वैकेंसी थी, मतलब एक नवभारत टाइम्स में, एक सारिका में, एक ऐसे ऐसे अलग अलग अच्छा जैसे अच्छा, जैसे उनके जो अलग वैकेंसी। अलग प्रकाशन है उनके लिए होगा वहां पर। जी जी जी, तो हम्म, सबके लिए एक एक वैकेंसी थी, तो 4 वैकेंसी थी, तो 4 में मेरा नंबर आ गया वहां। जी और मैंने सरकारी नौकरी छोड़ करके मैं वहां चला गया। जी। बम्बई का जीवन कष्टमय था भले ही, लेकिन मजा आया। लेकिन सब उस ट्रेनिंग। समय टाइम्स ऑफ इंडिया का भी अपना इंस्टीट्यूट था, टाइम्स स्कूल। नहीं, वो असल में स्कूल तो बाद में बना। अच्छा, जो बात की बात इंस्टीट्यूट था वहाँ ट्रेनिंग जर्नलिस्ट वाला, जहाँ ट्रेनिंग जर्नलिस्ट जर्नलिज्म की जो स्कीम थी, है। जी। वो अप्रेंटिसशिप एक्ट के तहत थी। ओके। और उसमें टाइम्स ऑफ इंडिया वाले उसको बहुत ईमानदारी के साथ करते थे। जी पतंजलि जी जो है हम लोग के ट्रेनिंग डायरेक्टर हुआ करते थे बम्बई में, और उन्हीं के पढ़ाए हुए, उन्हीं के सिखाए हुए लोग सब हिंदी पूरे, मतलब पूरे देश की पत्रकारिता में छाए हुए थे। जी एमजे अकबर, सुरेंद्र प्रताप सिंह, गणेश मंत्री, और तमाम जितने, विनोद तिवारी जो संपादक माधुरी के बने, और जी तमाम बड़े बड़े लोग जो है उस समय वहां उस ट्रेनिंग स्कीम के थ्रू निकल चुके थे। पहले जो है वो 6 महीने पूरी ट्रेनिंग होती थी, पढ़ाई होती थी, फिर आगे के 6 महीने ऑन जॉब ट्रेनिंग होती थी। जी। लेकिन हमारे समय तक आते आते हमको 42 दिन तक केवल क्लासरूम पढ़ाई हुई हमारी। अच्छा अच्छा। उसके सारे संपादकों को बुलाया जाता था, एक एक करके सारे संपादक आकर के पढ़ाते थे एक एक दिन। हम्म। और फिर उसके बाद 42 दिन के बाद हमको अलग अलग डेस्क में, अलग अलग अखबारों में भेज दिया जाता था। जी। कुल 16 लोग हमारी ट्रेनिंग के बैच में थे, जिसमें से 11 लोग अंग्रेजी के थे, और 5 लोग, हम 4 लोग हिंदी के थे। तो सर, जो नवभारत टाइम्स से आपकी यात्रा शुरू होती है, तो आपने टाइम्स ग्रुप के भी जो और पब्लिकेशन है जैसे धर्मयुग है और जो दूसरे उनके प्रकाशन थे उसमें भी आपने काम किया। फिर बाद में हिंदुस्तान में आपने काम किया, अमर उजाला में काम किया। फिर इसके अलावा जो दूसरे मीडिया के प्लेटफॉर्म हैं, आज तक में आपने काम किया, आउटलुक के साथ आप जुड़े रहे, स्पेन के साथ जुड़े रहे आप, जो अमेरिकन एम्बेसी की ओर से प्रकाशित होता था। तो आपका एक तो ये बहुत ज्यादा मतलब अलग अलग जगह का अनुभव रहा, और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में और प्रिंट मीडिया में। हालांकि यदि एक एक की बात करेंगे तो बहुत समय लग जाएगा, लेकिन ओवरऑल जो आपका अनुभव रहा डिफरेंट टाइप के मीडिया में, दैनिक अखबार से लेकर के साप्ताहिक, मासिक अखबार, और फिर विदेशी प्रकाशन में काम किया, तो किस तरह की चुनौतियों को या किस तरह के अनुभव रहे, उन्हें आप कैसे महसूस करते हैं? देखिए, चुनौतियां तो बहुत थी। एक तो यह है कि मैं थोड़ा संकोची स्वभाव का भी रहा हूँ। मतलब जी हालांकि अंदर से, बाहर से बहुत शांत दिखाई देता हूँ, लेकिन अंदर से बहुत उथल पुथल चलती रहती है। जी जी तो यदि कहीं दबाया जा रहा है, कहीं जबरन बातें हो रही हैं, प्रेशर में आपको काम करना पड़ रहा है, तो मुझे टेंशन होने लगती थी। जी। और फिर मैं दूसरी नौकरी ढूंढने लगता था, अच्छा। बिना छोड़े। मतलब मैं वहां पर बहुत नॉर्मली काम कर रहा हूँ बाहर से दिखने देखने पर, लेकिन अंदर से बहुत टेंशन हो रही है, तो मैं दूसरी जगह खोजने लग जाता था, और इस तरह से मुझे मिल भी जाती थी, क्योंकि काम ठीक ठाक था। तो ये था कि शुरुआत में जो चुनौतियां थी उसमें ये लगा कि देखिए, जो हिंदी में तरक्की जो है पत्रकारों की बहुत अच्छी नहीं है, सुविधाएं बहुत अच्छी नहीं है। 1952 में जिन लोगों ने नवभारत टाइम्स में सब एडिटर के तौर पर ज्वाइन किया था, 30 साल के बाद 1982 में भी वो सब एडिटर के सब एडिटर ही थे। ओहो। और वो बड़े कुंठित हो गए थे, लोग ऐसे फ्रस्ट्रेटेड नजर आते थे। बड़ी टेंशन, उनको देख करके बड़ा दुख होता था कि देखो, इन लोगों ने अपनी जिंदगी, एक सज्जन थे जो बैंक में मैनेजर थे, जी वो स्टेट बैंक में मैनेजर थे, प्रोबेशनरी अफसर थे, वहां से छोड़ करके पत्रकार बन गए, इसलिए कि शायद आजादी के बाद हिंदी की पत्रकारिता श्रेष्ठ हो जाएगी, हम्म, लाइमलाइट में आएगी, और नंबर 1 एक तरह से देश की पटरानी हो जाएगी, वो जी। पत्रकारिता की पटरानी बन जाएगी। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, वो दासी की दासी रही, पटरानी अंग्रेजी की बनी रही। लेकिन साहब, आपको क्या कारण लगता है? अभी आपने बहुत सारे नाम लिए, जी जी इवन मेरे ख्याल राजेंद्र माथुर जी के साथ भी आपने काम किया होगा, क्योंकि जी 80 के जी दशक में वो नवभारत टाइम से जुड़ चुके थे। और सुरेंद्र प्रताप जी का आपने नाम लिया, और बहुत सारे लोग जो उस समय थे। तो जब हिंदी के इतने स्टॉलवर्ट पत्रकार उस दौर में काम कर रहे थे, तो क्या कारण है कि हिंदी पत्रकारिता का वो जो आप जिन उम्मीदों को लेकर के गए थे, या आपसे पहले जो वरिष्ठ लोग हैं, तो ऐसी कौन सी चुनौतियां रही? मतलब मालिक नहीं ठीक थे, या हमारा माहौल ठीक नहीं था, क्या था?
माहौल भी ठीक नहीं था, लेकिन जो माथुर साहब जब नवभारत टाइम्स में आए तो उसके बाद से नवभारत टाइम्स की या हिंदी की पत्रकारिता का उत्थान शुरू होता है, मुझे जी। ऐसा लगता है। उससे पहले जो है हिंदी की पत्रकारिता बहुत अच्छी हालत में नहीं थी। मतलब 1977 तक नवभारत टाइम्स को देखें तो अक्षय कुमार जैन संपादक थे, और कोई बहुत ज्यादा छाप उन्होंने हिंदी पत्रकारिता जी। पर या भारतीय पत्रकारिता पर नहीं छोड़ी। जी। उसके बाद कुछ दिन के लिए डेढ़ दो दो ढाई साल के लिए अंग्रेज जी बने। अंग्रेज जी ने थोड़ा उसको उभारने की कोशिश की, फिर वो भी छोड़ के चले गए। और जो पत्रकारिता थी वो बहुत बहुत एक तरह से तरक्की नहीं कर रही थी, और बहुत अंग्रेजी की तुलना में दोयम दर्जे की थी। जी। ये सबसे बड़ी समस्या थी। और तनख्वाहें, जो सुविधाएं हैं पत्रकारों को, बहुत कम थी। 1980 तक आपको मालूम होगा कि जी। बिल्कुल वेज बोर्ड जैसी कोई चीज नहीं थी। पालेकर ट्रिब्यूनल अवार्ड आया तो उसने पहली बार कहा कि देखिए, जो एक उप संपादक है, उसका काम जो है एक असिस्टेंट प्रोफेसर यानी लेक्चरर उन दिनों कहते थे, बिल्कुल। लेक्चरर से ज्यादा महत्वपूर्ण है, जी। ज्यादा चुनौती का, ज्यादा जिम्मेदारी का काम है। वो रात की ड्यूटी में काम करता है, एक शब्द गलत लिख देता है तो दंगा हो सकता है। बिल्कुल। तो इसलिए उसने जो है जो स्केल बनाया वो लेक्चरर से ज्यादा का बनाया। जी। जो नंबर वन अखबार हुआ करते थे ए कैटेगरी के, तो उसमें जी। 1,000 रुपए हमारा जो स्केल था बम्बई में, वो 1,2460 का था। जबकि उन दिनों लेक्चरर का स्केल जो है वो 700-1600 700 से था। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे सात हैं। सौ सोलह सौ हाँ। रुपए का स्केल था। जी। तो उससे पहले तो हालत बहुत खराब थी। उसके बाद धीरे 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 स्थिति सुधरने लगी। और मुझे लगता है कि माथुर साहब का इंदौर से दिल्ली आना जो है राष्ट्रीय हिंदी पत्रकारिता में एक बहुत बड़ा प्रस्थान बिंदु है। और जी। उसने काफी हिंदी को संवारा। जी। फिर वो अपने साथ सुरेंद्र प्रताप सिंह को ले आए, जो रविवार के संपादक थे। और रविवार जो है एक स्टैग्नेशन की स्थिति में पहुंच गया था, उसका सर्कुलेशन घट रहा था और कुछ कर नहीं पा रहे थे एसपी सिंह को कार्यकारी संपादक बना करके ले आए। जी। और फिर तरह तरह के लोगों को उन्होंने जोड़ा। बहुत अच्छी दृष्टि उनकी, गजब गजब की दृष्टि थी। जी। तो जबकि मूलतः वो अंग्रेजी के व्यक्ति थे माथुर साहब। हाँ, बिल्कुल अंग्रेजी के व्यक्ति थे, अंग्रेजी के प्रोफेसर थे इंदौर में। और जी। हिंदी पत्रकारिता आगे बढ़े और उसकी तरक्की हो, उसमें तरह तरह के विषय को स्थान मिले, ये उन्होंने उनकी नजर रहती थी। साहित्य के मतलब एकदम समझ लीजिए कि सरहदों से वो निकाल करके बाहर ले आए पत्रकारिता। जी। उससे पहले तक साहित्यिक पत्रकारिता ही मानी जाती थी, साहित्यकार ही पत्रकारिता को चला सकते हैं। उन्होंने 3 लेख टाइम्स ऑफ इंडिया में लिखे इंदौर में रहते हुए। बिल्कुल राइज ऑफ हिंदी जर्नलिज्म याद है मुझे। जी, तो 3 लेख बहुत महत्वपूर्ण हैं उस हिसाब से। जी। और उन्होंने जो है वो तरह तरह के लोगों को जोड़ा। मतलब आपको हैरानी होगी कि वो एक लड़के से जयपुर में मिले, उसका नाम गिरिराज अग्रवाल है। और वो इंजीनियर, राजस्थान नहर में सिविल इंजीनियर था, नया नया ट्रेनी बना था। तो वो उनसे मिला और कहा कि सर मैं पत्रकार बनना चाहता हूँ। उन्होंने कहा लेकिन तुम तो ऑलरेडी इंजीनियर हो। पूछा उसका बायोडाटा देखा तो उनका इंजीनियर हो। तो उसने कहा लेकिन मैं इंजीनियर तो हूँ, लेकिन मन मेरा जो है पत्रकारिता में लगता है। तो उन्होंने कहा कि तुमको हमारे यहाँ की ट्रेनिंग स्कीम से आना पड़ेगा। तब तक स्कूल शुरू हो गया जिसकी आप बात कर रहे थे, जी। टाइम सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज शुरू हो गया था। वहां उसने एडमिशन टेस्ट दिया, वहां पास हुआ। टेस्ट होने के बाद वहां फिर उसने बकायदा 10,000 रुपए साल की फीस थी, वो दिया। उसके बाद उन्होंने नवभारत टाइम्स में उसको सब एडिटर बनाया। और फिर उसको साइंस पत्रकार के तौर पर डेवलप करने लगे। उसको जी। जगह जगह साइंस की एक्टिविटीज में भेजते थे, कहीं सेमिनार हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं आविष्कार कुछ हो गया तो जाके तुम देख के आओ। तो साइंस के लोग आए, कृषि के लोग आए, साहित्य के लोग आए, विज्ञान मतलब तमाम इंटरनेशनल रिलेशंस के लोग आए। वो सब अखबार में उनको जगह मिले, ये वो चाहते थे। जी। तो सर ये जो आपका रहा, फिर आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की ओर भी गए। मेरे ख्याल आज तक का वो शुरुआती दौर ही था, तो वो भी एक अलग तरह का अनुभव रहा होगा आपका। तो जी जी। इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट, इनमें किस तरह का आपने महसूस किया, और देखिए, एकदम जब शिफ्ट किया तो किस तरह की समस्याएं हैं ये आपके सामने? 1990 के बाद खास करके जब टेलीविजन चैनल बढ़ने लगे तो उसके जी। बाद ये लगने लगा कि शायद हिंदी अखबार की जो पत्रकारिता है वो खत्म हो जाएगी। जी।
मतलब उसमें कहानियां आने लग गई थी, उसमें धारावाहिक आने लग गए थे, उसमें तरह तरह की परिचर्चा होने लग गई थी। तो लोगों को लगा कि अब अखबार की क्या जरूरत है। जी तो उसी समय जो है वो जी न्यूज आया और स्टार न्यूज आया और आज तक एक प्रोडक्शन हाउस के तौर पर आया, एनडीटीवी प्रोडक्शन हाउस बना। तो लोग बड़ी संख्या में हिंदी के अंग्रेजी के पत्रकार जो है इनमें जाने लगे। जी और 99 में नभार टाइम्स की हालत बहुत खराब थी। पंडित विद्यानिवास मिश्र जा चुके थे और किसी को प्रधान संपादक उसके बाद नहीं बनाया गया। जी। और ये कहा जाता था, अफवाह उड़ती थी कि अब नभार टाइम शायद बंद हो जाए। तो उसी बंद हुए समय भी, लखनऊ एडिशन बंद हुआ, जयपुर एडिशन बंद हुआ। जी जी जी। जी वो भी बंद हो गए, पटना हाँ, एडिशन बंद हो गया। पटना बंद हुआ। हाँ। तो उस समय फिर मैंने जी न्यूज में ज्वाइन किया। जी न्यूज में मैं रिसर्च डिपार्टमेंट का हेड बन गया था और जी वहां मैं चला गया था। हालांकि वो मन नहीं लगा, फिर उसके बाद आज तक आ गया था 1 साल में ही। और आज तक में मेरे मित्र लोग थे शुरू में, उन्होंने बहुत अच्छी तरह से ट्रीट किया। और आज तक का जो रिसर्च डिपार्टमेंट है वो मैंने ही इस्टेब्लिश किया। और अच्छा। उससे पहले वहां चूंकि चैनल था ही नहीं, तो एक प्रोडक्शन हाउस था, तो उसमें बहुत कम काम होता था रिसर्च का। तो वो उसकी वजह से जो है एक अलग वो हुआ। लेकिन कुल मिलाकर के 2 साल में वहां रहा और मुझे लगा कि जो रिसर्च का काम है वो बहुत नाशुक्रे टाइप का है अखबार, मतलब टेलीविजन में। क्योंकि आप सब काम आप करते हैं और नाम किसी और का होता है। जी। तो ये एक सही समस्या सही। मुझे लगी और उसमें मैं नहीं आ पा रहा था, मतलब मुख्य धारा में जो है रिपोर्टिंग में या एंकरिंग में नहीं आ पा रहा था, क्योंकि मैंने बीच में जाकर के टेलीविजन में शुरुआत की थी, अच्छा अच्छा अच्छा। मध्य में जाकर के। तो लेकिन वो सब आप, मेरे ख्याल करगिल न्यूज, ये करगिल वॉर को आपने कवर किया और लोकसभा के इलेक्शंस भी आपने कवर किए। जी जी तो वैसे तो खैर एक पत्रकार के रूप में आपके पास अनुभवों का भंडार होगा, लेकिन दो मुख्य घटनाएं जो हैं, विशेषकर करगिल युद्ध, तो उस समय का कोई ऐसा अनुभव, क्योंकि युद्ध को देखना एक वॉर रिपोर्टर के रूप में ये अपने आप में एक अद्भुत अनुभव है। तो कोई ऐसे अनुभव जो आप शेयर करना चाहें हमारे साथ? उसमें करगिल युद्ध के दौरान संयोग से मैं रिसर्च डिपार्टमेंट से हट करके उसके मुख्य मेन डेस्क में प्रभारी बन गया था जी न्यूज में। और उस समय जो है वो मुझे सब कुछ देखना पड़ रहा था, इंचार्ज जैसा, आउटपुट डेस्क का इंचार्ज उस समय में हुआ करता था। जी और अब हमको ठीक से मालूम नहीं था। एक दिन हमने अपने कश्मीर में जो संवाददाता है नसीर अहमद, नसीर के घर में फोन किया कि भाई वो नसीर जी से हमको तुरंत बात करनी है। तो नसीर की वाइफ ने फोन उठाया और नसीर की वाइफ ने कहा कि वो तो निकल गए, कल कल ही निकल गए। और मैंने कहा कि बात कराइए उनसे। उन्होंने कहा कि यहाँ जंग हो रही है और आपको बात कराने की पड़ी हुई है, और आपको समझ में नहीं आता है। मुझे डांट दिया बड़ी बुरी तरह से। और इस तरह से जो है वो हमको लगा कि शायद मैंने कुछ गलत बात कर दी है। वास्तव में जंग की स्थिति हम कल्पना नहीं कर सकते दिल्ली में बैठ बिल्कुल करके। वहां बिल्कुल। जंग हो रही है और लड़का सुबह से निकला हुआ है, कब आएगा, उसकी पत्नी टेंशन में है। और मैं कह रहा था कि हमको बात कराए, हम उसको फोन लेना चाहते हैं। जी तो इस तरह से ऐसे ही जो है वो अफगानिस्तान से, पेशावर से रहीमुल्ला यूसुफजई का हम लोग फोन लेते थे। एक दिन जो है हमने रात में 12 बजे, नरेश चंद्रा जो है वो राजदूत थे अमेरिका में, उनको रात को उनको हमने जगा दिया। हमारे को तो मालूम नहीं था कि वहां 12 बजे है, हम अपने हिसाब से सोच रहे थे। फोन कर दिया और कहा कि आपसे बात करनी है, आपका बयान लेना है। तो उन्होंने कहा कि भाई तुमको पता भी है यार क्या टाइम हो गया, मैं 12 बजे अभी थोड़ी देर पहले ही सोया हूँ और हाँ तुमने हाँ। मुझे जगा दिया, कैसे आदमी, तुम पत्रकार हो क्या हो। तो बड़ा डांट पिड़ाई। और खैर फिर भी वो मान गए बेचारे और वो उन्होंने बातचीत की हमारे साथ। तो इस तरह के बहुत सारे किस्से हैं। जी जी। तो ये सब 30 साल की आपकी यात्रा रही मुख्य धारा के मीडिया के साथ। जी जी इसमें चुनौतियां तो बहुत थी, लेकिन एक संतुष्टि भी कहीं रही होगी जब अपना नाम आप फ्रंट पेज पे देखते हैं आर्टिकल के साथ। बहुत सारे लोग आपको मिलते हैं जो आपके आलेख के लिए आपको कहते हैं कि बहुत बढ़िया लिखा, और कहीं ना कहीं अपने आप को अभिव्यक्त करने का मौका मिलता रहा। फिर अचानक 2011 में मोड़ आता है जब आप टीचिंग की ओर उन्मुख होते हैं। एक वो दौर था जब आपने टीचिंग को छोड़ दिया उस व्यवस्था से कहीं परेशान होकर के। हालांकि मेरा आपका जो परिचय मुझे याद आता है, आपने ठाकुर साहब को याद किया वो जब जयपुर में थे,
तब उन्होंने आपको वहां एक इंस्टीट्यूशन में निमंत्रित किया था अपना व्याख्यान देने के लिए नियमित रूप से। तभी से मेरे ख्याल उस बात को भी आज 2.5-3 दशक होने जा रहे हैं, तभी जी से अपन मिलते रहे। लेकिन 1994-95 की बात है। हाँ, 94-95, तो उस बात को 30 साल होने आ गए साहब। जी तो मैंने तो एक शिक्षक गोविंद सिंह जी को ही देखा है एक तरह से, और पत्रकारिता के किस्से आपसे जो ठीक है चाय की मेज पे बहुत सारे सुनते रहे हैं, लेकिन एकदम जो आपने शिफ्ट किया फिर टीचिंग की ओर, और यूनिवर्सिटीज वो भी ओपन यूनिवर्सिटी, कहाँ तो वो सुबह से शाम से व्यस्त रहने वाले गोविंद सिंह, और फिर ओपन यूनिवर्सिटी में जहाँ लेसन राइटिंग का काम, और साल में 2 या 3 बार जो कॉन्टेंट कैंप लगते थे वहां आपने, तो उस सारे को आपने किस तरह से अपने आप को उसमें समाहित किया, या वो किस तरह की आपकी यात्रा रही? फिर आप जम्मू भी गए, फिर आईआईएम से भी आए, बहुत सारे पदों पे काम किया, सेमिनार्स में गए, वो आपने विद्यार्थियों के साथ संवाद किया। तो वो कुछ आपके अनुभव, विशेषकर उस दौर में जब आप अखबार में या टीवी चैनल में थे, जब वहां उन युवाओं से आप मिलते थे, उनकी भाषा को देख के, उनके उच्चारण को देख करके, या जो वहां ट्रेनिंग देते हैं, और फिर यूनिवर्सिटी में जो ट्रेनिंग हो रही है, तो उस रूप में एक पत्रकार गोविंद सिंह जी और एक शिक्षक गोविंद सिंह जी, जी इस तरह से आप। असल में क्या है कि मैं पत्रकार तो था, लेकिन कहीं न कहीं अंदर से शिक्षक भी था। जी तात्कालिक मोहभंग की वजह से मैं शिक्षा में नहीं गया, पत्रकारिता में आ गया, और अपने उसूलों की वजह से। लेकिन मन ही मन टीचिंग में भी एक इंटरेस्ट बना हुआ था, क्योंकि मैंने एमफिल किया था, पीएचडी भी साथ ही साथ मैंने हाँ। कर डाला था, तो इसलिए इच्छा तो रहती थी, इसलिए मैं पीएचडी में टोकना चाहूंगा, पीएचडी का आपका विषय पत्रकारिता पे था या साहित्यिक विषय था? नहीं, साहित्य में था। निराला की रचना प्रक्रिया पर मेरे टीचर ने मुझे जो विषय दे दिया वो मैंने अपना लिया। अच्छा अच्छा, ठीक। और बम्बई में रहते हुए मैंने पूरी की पत्रकार की अपनी पीएचडी। मैं बकायदा शाम को 6 बजे बम्बई यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी जाता था, और वहाँ अपना पढ़ाई वढ़ाई करके अपना 8 बजे वहां से निकलता था, तब घर आता था। जी काफी मैंने कार्ड वार्ड बनाए थे, और ठीक से की थी पत्रकार पीएचडी। जी। तो मेरे टीचर ने कहा कि भाई मेरे जो एमए के प्रोफेसर थे, उन्होंने कहा कि शायद ये पीएचडी तुम्हारे काम आ जाए और इसको कर लो। बहुत प्रेरित उन्होंने किया मुझे पीएचडी करने के लिए, तब मैंने किया, अदरवाइज मैं शायद नहीं कर पाता। वो ना होते तो नहीं कर पाते, ये भी बात सही। ये दूसरे अध्यापक थे जिनका नाम प्रोफेसर लक्ष्मी नारायण शर्मा था, और बड़े भले आदमी, बहुत हिंदी के बड़े विद्वान आदमी थे। तो पीएचडी मैंने हिंदी में की थी, और लेकिन 90 से जो है मैं लगातार किसी न किसी रूप में पढ़ाने लग गया था। जी 1990 में टाइम्स ऑफ इंडिया का जो ट्रेनिंग स्कूल था दरियागंज में हमारे यहाँ, उसमें भी पढ़ाने लग गया था। और साथ ही साथ जो है फिर 91 92 के आईएमसी के बैच में जो लड़के हिंदी पत्रकारिता में थे, हमारे जहांगीर साहब ने मुझे बुलाया था। उन अच्छा दिनों में मैं संडे मैगजीन का इंचार्ज था, तो कुछ लड़के उनके पास गए। उन्होंने कहा कि साहब, जो हमारे लेख वगैरह छाप देते हैं गोविंद जी, उनको आप बुलाइए। वो लड़के ही हैं, युवा है, मैं 31 साल की उम्र थी। उनका कि वो युवा हैं, और लेकिन हम लोगों को बहुत मतलब प्रोत्साहित करते हैं लिखने के लिए। तो जी मैं उनके लेख वेख बच्चों के छाप दिया करता था, आईएमसी के जो स्टूडेंट्स थे। जी। तो वो उन्होंने कहा, तो वो जहांगीर साहब ने मुझे 2 क्लास के लिए बुलाया मैगजीन एडिटिंग पर। अच्छा। और उसके बाद से नियमित रूप से पढ़ाने का सिलसिला शुरू हो गया। फिर वाईएमसीए में एक रेगुलरली मैंने हफ्ते में एक दिन जो है जाना शुरू किया 1994 बैच में। और वो बच्चे मेरे बड़े अच्छे मतलब निकले, आज भी बहुत जगहों पर बहुत लीडिंग पोजीशंस में हैं। फिर उसके बाद नियमित रूप से, आपको मालूम है, राजस्थान बुलाया ठाकुर साहब ने। ठाकुर साहब ने माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी भोपाल में इसी तरह से 10 दिन के लिए मुझे बुलाया, और 10 दिन में मैं पूरा एक पेपर जो है राइटिंग का कंप्लीट करके आया था। राजस्थान में भी मैंने करीब 7-8 दिन में पूरा एक पेपर जो है कंप्लीट करके आया था। बिल्कुल। तो इस तरह से टीचिंग में एक दिलचस्पी बढ़ गई थी। फिर 1996 से दिल्ली विश्वविद्यालय के साउथ कैंपस में पढ़ाने लगा। अच्छा। और वहां भी हफ्ते में एक दिन जाता था, और बहुत मन लगता था पढ़ाने में। मतलब 1.5 घंटे क्लास होती थी, और मैं 3 घंटे तक पढ़ाते ही रहता था। जी। जब टीवी में आ गया और जाना बहुत मुश्किल हो गया, तो मैंने कहा कि मैं नहीं आ सकता हूँ, किसी और को बोल दीजिए। तो उन्होंने 6 महीने के लिए एक सेमेस्टर में किसी और को कहा, टीचर को, हिंदी के प्रोफेसर को।
और बाद में उन्होंने कहा नहीं, बच्चे नहीं मान रहे, आप आइए। अच्छा। और मैंने कहा कि लेकिन मैं संडे को आ सकता हूँ, छुट्टी उस दिन होती। मैं अमर उजाला में था उन दिनों, और काफी जिम्मेदारी थी, कार्यकारी संपादक बन गया था। हाँ हाँ। तो तब जो है उन्होंने मुझे कहा कि भाई आप संडे को ही आइए, हम बच्चों को बुला लेंगे। तो बच्चे केवल मेरे लिए संडे के दिन आया करते थे, और लगभग 6-7 साल मैंने इस तरह से साउथ कैंपस में संडे की क्लास ली। जी। तो एक दिलचस्पी थी। और यहाँ आकर के जब मैं 2010 में कार्यकारी संपादक बना अमर उजाला में, और उसके बाद जो है वो हिंदुस्तान में कार्यकारी संपादक बना, कादम्बरी और हिंदुस्तान में। तो कुछ ऐसी स्थितियां हुई कि मैंने कहा कि मुझे लगा कि अब जो है पत्रकारिता में बहुत कुछ करने को मेरे लिए रह नहीं गया है। जी। तो जो कुछ मुझे सीखना था मैं सीख चुका हूँ, जहां तक पहुंचना था पहुंच गया हूँ। उससे ऊपर केवल एक प्रधान संपादक या समूह संपादक की पोस्ट होती है, हम्म। जहां बहुत ज्यादा मतलब उस तरह मालिक की मर्जी पर भी निर्भर करता है बहुत कुछ। का। हाँ हाँ, आप बिल्कुल। कितना सूट करते हैं बहुत उनको। सारे तनाव, बहुत सारे जी। प्रेशर्स उनके ऊपर होते हैं। मैंने समझा कि मैं शायद इसके लिए बहुत फिट नहीं हूँ। तो हम्म। मैंने सीरियसली सोचना शुरू कर दिया कि कहाँ मैं जा सकता हूँ। आपने ओपन यूनिवर्सिटी की बात कही, तो उससे पहले मैं दून यूनिवर्सिटी, जो रेगुलर और बढ़िया यूनिवर्सिटी थी उस समय की, अच्छा अच्छा अच्छा। वहां वीसी ने मुझे बुलाया। जी। एक प्रोफेसर साहब ने, दिल्ली के हमारे जेएनयू के प्रोफेसर साहब ने उनको कहा कि भाई ये लड़का आ रहा है और देखिए। मैं उनके पास गया, और उन्होंने बकायदा मुझे किराया दे करके बुलाया। वहाँ कोई इंटरव्यू नहीं था, लेकिन उन्होंने मुझे क्लास क्लास के लिए बुलाया। क्लास के बाद उन्होंने कहा, बायोडेटा देखा, तो उन्होंने कहा कि लेकिन भाई तुम्हारा बायोडेटा तो कोई अनुभव तो है नहीं आपका, इसके हिसाब से तो आप अखबार में ही रहे हो। तो मैंने हम्म कहा कि लेकिन जो आपके यहाँ एक लाइन लिखी रहती है कि प्रोफेसर के लिए कि एमिनेंट, ही शुड बी एमिनेंट प्रोफेशनल फ्रॉम द इंडस्ट्री, तो हम्म। उसके तहत शायद मैं आ सकता हूँ। मुझे हमारे धूलिया जी थे, धूलिया जी ने भी कहा कि भाई तुम इसके बिल्कुल। तहत जो है तुम्हारा हो सकता है काम। तो वहां मैं गया, तो उन्होंने कहा कि लेकिन मैं नहीं जानता हूँ कि भाई इसका क्या मतलब है। एमिनेंट किसको मानेंगे, आपके पेशे में के बारे में जानता नहीं हूँ। आप उप संपादक भी मेरे लिए बराबर है, और सहायक संपादक भी बराबर है, संपादक भी बराबर है। मैं किसको मानूं कि वो एमिनेंट है? मैं तो जानता नहीं हूँ। मैं जो मिलने के लिए आता है उसी को सब असली पत्रकार समझता हूँ, स्ट्रिंगर। तो आप अच्छा अपना बायोडाटा दीजिए, मैं यूजीसी से फॉलो अप करूंगा। अच्छा। और वो जानने वाले थे, जबकि वो सज्जन बड़े, उन्होंने मुझे बुलाया था, और वो हमारे इलाके के थे, पंत जी थे वो भी। तो बुलाया था, लेकिन वो उन्होंने कहा कि बहुत सारे प्रेशर आएंगे और बहुत सारे आरटीआई मांगी जाएगी, तो मैं रिस्क नहीं ले सकता। अच्छा। तो आप संपर्क में रहिए, यूजीसी से कुछ क्लैरिफिकेशन आ जाएगा तो फिर देखेंगे। तो इसी बीच जो है उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी में 2-3 बार वैकेंसी निकल चुकी थी, और वहाँ कोई सुपात्र नहीं मिल पा रहा था। हम्म। तो उसके वीसी ने भी हमारे कुछ जानने वालों से बात कही होगी, तो उन्होंने मुझे प्रेरित किया कि आप वहाँ अप्लाई करो। हम्म। फिर हमारे दूसरे साथियों ने कहा, जो मुझे चाहते थे कि मैं इस लाइन में आऊं, उन्होंने कहा कि ठीक है, ओपन यूनिवर्सिटी तो है, मगर एक आपकी यूनिवर्सिटी सिस्टम में एंट्री हो जाएगी। बिल्कुल। अब बाद में जो है 2-4 साल के बाद जो है वो आप मुख्य धारा में आ जाइए। हम्म। तो इसी कारण से फिर मैं 5 साल वहां रहने के बाद फिर मैं जम्मू गया, अच्छा। केंद्रीय विश्वविद्यालय गया, और फिर जी। वहां से फिर दिल्ली आने का रास्ता बना। सर 2011 में आपको गणेश शंकर विद्यार्थी पुरस्कार मिलता है, जो एक बहुत ही प्रतिष्ठित पुरस्कार हमारे यहाँ का, और भारत के राष्ट्रपति ये पुरस्कार सामान्यतः प्रदान करते हैं। तो इस पुरस्कार की घोषणा हुई, और आप जब उस मंच पर पहुंचे, राष्ट्रपति के हाथों से जब आप सम्मानित हो रहे थे, कितना लंबा आपका समय रहा पत्रकारिता में, किस तरह की अनुभूतियां, किस तरह के रोमांच की अनुभूति हुई, कुछ याद कर पा रहे हैं उस रोमांच को अभी? नहीं नहीं, वाकई बहुत रोमांचकारी घटना मेरे जीवन में रही है। क्योंकि मैंने तो सोचे कि 5वीं क्लास के बाद में आगे पढ़ भी पाऊंगा, इसकी भी कल्पना नहीं की थी। बिल्कुल। मेरी माँ तो कहती थी कि इसको, जो फौजी लोग आते थे वो कहते थे बेटा इसको ले जा करके जरा बॉय कंपनी में भर्ती करवा देना, क्योंकि जी। ये कैसे रहेगा, गांव में बर्बाद हो जाएगा, ये है वो है, ये उनको लगता था। किसी तरह से हर स्टेप दर स्टेप जो है, अगला स्टेप क्या होगा मुझे मालूम नहीं रहता था। बिल्कुल। ऐसे में पत्रकारिता जीवन की एक बड़ी उपलब्धि मुझे मिली, और मेरे
साथ जो है जो पुरस्कार लेने वाले लोग थे काफी सीनियर लोग, परमानंद पांचाल जैसे लोग थे, हिंदी के बड़े बड़े सेबी जो है जो देश विदेश से लोग आए हुए थे वो थे। मेरे बाद जो अगले साल का 11-12 का मुझे मिला, 12-13 का रवीश कुमार को मिला। अच्छा। और वो भी हमारे साथ ही लाइन में थे। तो हम लोग जो है वो हमको 14 में पुरस्कार मिला, क्योंकि सब इकट्ठे 2 साल का इकट्ठा अच्छा पुरस्कार मिला। जी। तो बहुत खुशी हुई, और मेरे परिवार के लोगों को भी बहुत खुशी हुई कि चलो ये एक कहीं कहीं न कहीं कुछ तो पहुंचा। जी नहीं, आपके सभी मित्रों को भी बड़ी खुशी हुई और बहुत अच्छा लगा कि हमारे सर्किल में किन्हीं को एक इतना प्रतिष्ठित पुरस्कार जो मिल रहा है। सर, अपन अब अंतिम चरण में है अपने इस बातचीत के। आप पत्रकार भी रहे, शिक्षक भी रहे और आपने अलग अलग यूनिवर्सिटीज में पढ़ाया। अब जो दौर आ गया है डिजिटल पत्रकारिता का, यूट्यूब में बहुत सारे जर्नलिस्ट मेन स्ट्रीम सड़ के उधर आ गए हैं, तो आपको क्या लगता है, जब आप शिक्षण में हैं, 80 के दशक में आपको बहुत बड़ी पीड़ा थी कि पत्रकारिता में बहुत अधिक पैसा नहीं है, चुनौतियां बहुत हैं। आज वो मुझे लगता है वो परेशानियां और आप बड़ी हैं। तो जब आप पढ़ाते हैं तो क्या फील करते हैं? मतलब मुझे तो कई बार लगता है कि कहीं हम कोई अन्याय तो नहीं कर रहे हैं विद्यार्थियों के साथ, क्योंकि जॉब्स का मार्केट बहुत खराब है, सैलरीज बहुत कम है, और आने वाले दौर में प्रिंट का भविष्य क्या होगा कुछ नहीं पता। आप क्या सोचते हैं अपने इतने लंबे पत्रकारिता शिक्षक के करियर में और विद्यार्थियों के भविष्य को लेकर के? देखिए, समस्याएं तो बहुत हैं, चुनौतियां बहुत हैं, और एक तरह से आगे क्या होगा इसको लेकर के बहुत स्पष्टता कहीं नजर नहीं आती है, दूर दूर तक नजर नहीं आती है। लेकिन मैं तो काफी हद तक आशावादी भी हूँ। जी। और मैंने चूंकि अनेक दौर देखे हैं, और अनेक दौर में मैं खुद छोड़ करके भाग भाग खड़ा हुआ था। 1986 में एक बार भाग खड़ा हुआ था, फिर उसके बाद 1999 में भाग खड़ा हुआ था। और मुझे लगता है कि बीच बीच में जो है ना बड़े मुश्किल दौर आते हैं। 95 के बाद का हिंदी पत्रकारिता का दौर वो था जब कहा जाता था कि हिंदी पत्रकारिता बंद हो जाएगी, सब टेलीविजन आ जाएगा। और आज का दौर है जब टेलीविजन भी एकदम बुरी हालत में है, जी। और सब जो है फेसबुक और यूट्यूब वगैरह ने, मोबाइल ने ले लिया है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि साहब ये प्रिंट पत्रकारिता बंद हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, इसके बस 8-10 साल बड़ी मुश्किल से बचे हुए हैं। मुझे अब भी ये लगता है कि हो सकता है कि प्रिंट पत्रकारिता फिर से लौट आए, क्योंकि जिस तरह से टीवी का पतन हो रहा है, टीवी अब आजकल टीवी नहीं देख रहे लोग, ओटीटी अब सबने लगा लिया अपने पास, जी। इंटरनेट टेलीविजन लगा लिया है, तो इसलिए ओटीटी के थ्रू ज्यादा देखते हैं। मोबाइल में सब कुछ जो भी है वो देख लेते हैं। लेकिन मोबाइल से भी बहुत कष्ट है, क्योंकि जी। जो आंखों को कष्ट हो रहा है मोबाइल से हो रहा है। बहुत सारे तनाव, बहुत सारे जो इंफॉर्मेशन का बम्बार्डमेंट हो रहा है मोबाइल के जरिए, वो भी बहुत हमको परेशान कर रहा है। तो मुझे लगता है कि जिस तरह से एक दौर था जब हम सुबह से शाम तक टीवी को छोड़ते नहीं थे, आज जो है सुबह से शाम तक टीवी न भी देखें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे लिए, खास करके वो मोबाइल पर हर घंटे हम अपडेट होते रहते हैं, अपडेट सूचनाएं होते रहते हैं। रहती हैं। बिल्कुल। तो लेकिन ये मोबाइल से भी मोहभंग हो सकता है, और प्रिंट की स्थिति जो है मुझे लगता है कि वो बनी रहेगी, भले ही थोड़ा बहुत कम हो जाए। लेकिन स्पेशलाइज्ड पत्रकारिता हो सकती है, कुछ राजनीतिक पत्रकारिता, कुछ आर्थिक पत्रकारिता, कुछ विशेषीकृत पत्रकारिता हो सकती है। मगर प्रिंट जर्नलिज्म मुझे लगता है कि खत्म नहीं होगा, जैसे जी। किताब खत्म नहीं हुई। जी। सर, आपने जीवन में बहुत कुछ देखा, भुगता, किस तरह के पारिवारिक उन संघर्षों से निकल के पत्रकारिता के विभिन्न युगों को आपने जिया, और फिर एक शिक्षक के रूप में भी आप डीन जैसे सर्वोच्च पद पर आप पहुंचे। अपने पूरे जीवन को आप 2-3 पंक्ति में यदि व्याख्यायित करना चाहें तो कैसे करेंगे? देखिए, मैं तो अपने स्थिति से बहुत प्रसन्न हूँ एक तरह से, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि मुझे मालूम नहीं था कि मुझे क्या करना है, और परिस्थितियां बनती गई और मैं आगे बढ़ता गया। जो भी मैंने किया वो जहां पर भी रहा वहां मेहनत से काम किया, जी। मेहनत से और ईमानदारी से काम करने की कोशिश की। और वही मेरी जो मेहनत और ईमानदारी है वो कहीं भी ऐसा नहीं हो कि मुझे निकाला गया हो। जी। भले ही लोग मुझे कई मोड़ ऐसे आए जब नापसंद कर रहे हो, लेकिन उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि आप चले जाइए। मेरे काम से वो संतुष्ट थे, मेरी मेहनत से, मेरे काम से और मेरी ईमानदारी पर कभी किसी ने प्रश्न नहीं उठाया, चाहे शिक्षा में हो, चाहे
पत्रकारिता में हो, चाहे टेलीविजन में हो, चाहे मैगजीन में हो, सब जगह जो है एक जो बेसिक जो मुझे सम्मान मिलना चाहिए वो मिला। और इसलिए मुझे संतोष होता है और मैं बहुत ज्यादा प्रशासनिक पदों के बजाय पढ़ाने के काम को ज्यादा एंजॉय करता हूँ। और जी आईएमसी भी मैं इसीलिए आया क्योंकि मुझे लगा कि आईएमसी एक ऐसी जगह है जहाँ पढ़ाने का मतलब है, जहाँ बहुत अच्छे बच्चे आते हैं जो क्वेश्चन करते हैं सवाल क्लास में, और जो लगातार जो है एक तरह से टीचर को आगे बढ़ने को प्रेरित करते रहते हैं। जी मतलब टीचर वहां ऐसे ही क्लास में खड़ा नहीं हो सकता, उसको जी तैयारी करके जाना पड़ेगा। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगता है और आज भी मैं जो कर रहा हूँ पढ़ाने का ही काम ज्यादातर कर रहा हूँ। जी। कोई भविष्य की योजनाएं सेवानिवृत्ति के बाद? नेचुरली समय हमारे पास पहले के मुकाबले अधिक रहता है, तो कोई पुस्तक लेखन, आपके अनुभवों को कोई लेखन या इस तरह की कोई योजना जी, प्रस्तावित? पुस्तक लेखन की दिशा में मैं आगे बढ़ रहा हूँ। किताबें जो मेरी अधूरे पड़े हुए थे, बहुत सारी योजनाएं, उन सबको आगे बढ़ा रहा हूँ। और कुछ एक दो प्रकाशकों के पास प्रपोजल भी गए हैं और जी मुझे उम्मीद है कि एक आध हफ्ते में कुछ आ जाए। और कुछ तो किताबें ऐसी हैं जो मतलब लगभग आधी लिखी पढ़ी, आधी टाइप जी। पड़ी कंप्यूटर में, लेकिन वो किसी न किसी वजह से आगे नहीं बढ़ पाई। तो मैं ये हम्म। काम निश्चित रूप से आने वाले दिनों में करूंगा। चलिए, हम भी उम्मीद करते हैं कि उन पुस्तकों के माध्यम से आपके जीवन के अनुभवों को हम भी साझा कर पाए। एक बालक गोविंद सिंह किस तरह की आर्थिक परिस्थिति से निकलते हैं? पिता का साया बहुत जल्दी सिर से उठ गया, माताजी कोई बहुत अधिक साक्षर नहीं, कोई दिशा निर्देश नहीं, बहुत जल्दी आप गांव छोड़ करके, वो गांव जहां अभी तक सड़कें नहीं पहुंची है, हम कल्पना कर सकते हैं जब आपका जन्म वहां हुआ होगा तब किन हालातों में आपने अपना जीवन बिताया होगा, और आज आप अपनी मेहनत, अपने बलबूते पर यहाँ तक पहुंचे हैं। हमारी जो युवा पीढ़ी क्षेत्र में आना चाहती है, जो कुछ पाना चाहती है, उन्हें गुरु मंत्र के रूप में आप क्या कहना चाहेंगे? वो क्या कुछ ऐसा करें, निरंतर अभ्यास करें कि वो भी आप ही की तरह अपने जीवन में उच्च शिखर पर पहुंचे, अपने सपनों को पूरा कर सकें? देखिए, जहां तक पत्रकारिता का सवाल है तो उसमें मुझे जी यही लगता है कि भाषा और विषयों को समझने और पढ़ने लिखने की जो प्रवृत्ति है वो हमेशा बनी रहनी चाहिए। और ईमानदारी के साथ अपना काम करें, मेहनत जी करें, मेहनत से कभी पीछे ना हटें। और आगे बढ़ने का और इससे ज्यादा कोई तरीका हो नहीं सकता है। बहुत सारे लोग जो है वो चापलूसी करके या अपने संपर्कों के बल पर आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। मुझे लगता है कि वो सब शॉर्टकट हैं, पर वो स्थायी समाधान नहीं होते हैं। और मुझे लगता है कि यदि बच्चे जो है इस तरह से आगे बढ़ेंगे तो उनको निश्चित रूप से, चाहे पत्रकारिता शिक्षण है, चाहे मुख्य धारा की पत्रकारिता है, उसमें निश्चित रूप से कामयाबी मिलेगी। चलो, हम भी उम्मीद करते हैं कि जो आपके विद्यार्थी इस कार्यक्रम को जब भी कभी सुनेंगे, वो आपके इन बातों पर चिंतन मनन करेंगे, किस तरह से अपने बल पर, अपने सामर्थ्य पर आगे बढ़ें। किसी तरह की बैसाखियां आपको सफलता के शिखर पे नहीं पहुंचाएंगी। अपने पे विश्वास रखें, निरंतर मेहनत करें। और आपने भी अब सेवानिवृत्ति में बहुत अधिक समय आपके पास है, तुलनात्मक दृष्टि से तो जो कुछ आपका लेखन बचा हुआ है, जो परियोजनाएं आपकी बची हुई हैं, वो पूरी हों, और आप इसी तरह से निरंतर पूरे स्वस्थ रह करके उसी जुनून उत्साह के साथ, क्योंकि वो जुनून तो मैंने भी देखा है आपके साथ देश के अलग अलग मंचों पर मिलना होता रहा है। आप जिस धैर्य के साथ, जिस शांति के साथ बात करते हैं, बिना किसी उत्तेजना के, चाहे मंच पे कितना ही, अभी हाल ही में एक मीटिंग में देखा है, लेकिन आप बिल्कुल संयमित रह करके जब समय आता है तब किस तरह से उस पूरे माहौल को बदल सकने में आप सक्षम हैं, इसका तो मैं प्रत्यक्ष दृष्टा हूं। आपने जहां भी आप रहे, जिस भी समाचार पत्र या मीडिया संस्थान में आपने काम किया, विश्वविद्यालय में काम किया, उसको आगे बढ़ाने के लिए आप निरंतर सोचते रहे, 24 घंटे आप उसके लिए काम करते रहे। निश्चय ही आपका व्यक्तित्व जो है हम सभी के लिए प्रेरणास्पद है। बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत आभार। जी।